विकास के बारे में अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। विकास का कोई ऐसा निश्चित अर्थ नहीं है जिसे सभी देश, सभी लोग, सभी काल में स्वीकार कर सकें। अलग अलग काल में विकास के अलग अलग मायने रखे गए। जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि प्रारंभ में सरकार का लक्ष्य भी केवल सुरक्षा देना था अपनी जनता को, और उसकी एवज में कर लेती थी। फिर धीरे धीरे सरकार ने अपने काम के दायरे को बढ़ाया और हजारों वर्ष की प्रक्रिया में 1920 के आसपास राजनीतिक वैज्ञानिकों ने लोक कल्याणकारी सरकार को सर्वश्रेष्ठ सरकार माना। कैसी सरकार? लोक कल्याणकारी सरकार। दूसरे शब्दों में, विकास इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वह एक सतत रूप से चलती हुई प्रक्रिया है। सभी काल में सभी लोगों ने विकास का एक ही अर्थ नहीं माना। तो थोड़ा सा हम देखें कि विकास का अर्थ कैसे बदलता गया और वर्तमान में क्या है। सामान्य रूप से विकास का अर्थ परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। विकास यानी बदलाव। परिस्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन होते हैं। समाज में होने वाले ये बदलाव ही उसको विकास की तरफ ले जाते हैं। जब भी समाज में कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन अपने साथ कोई न कोई नई उपलब्धि लाता है, नया अचीवमेंट लाता है। कभी सामाजिक परिवर्तन तो कभी आर्थिक परिवर्तन। ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इनके साथ कुछ न कुछ उपलब्धियां जुड़ती हैं। ये जो परिवर्तन है, बदलाव जो है, यही तो विकास है। विकास मतलब परिवर्तन, धन, उपलब्धियां, उससे संबंधित उपलब्धियां, तो इसी ही विकास कहते हैं। विकास शब्द अपने आप में तो वैसे बहुत जटिल है, और इसकी जटिलता के कारण ही विकास की परिभाषा सतत रूप से एक ही नहीं मानी गई। क्योंकि जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें उन्नति, प्रगति, कल्याण, सकारात्मक सोच, अच्छे जीवन की इच्छा और अन्य बहुत सी बातें शामिल हैं। तो ये विकास के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, और इसलिए इसको विकास की परिभाषा को जटिल बना देते हैं। कई बार विकास का अर्थ आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण से ले लिया जाता है। माने विकास मतलब केवल आर्थिक विकास हुआ, वो गलत है। विकास बहुत बड़ा उसका दायरा होता है। आर्थिक विकास उसका एक कंपोनेंट, एक अंग है। और यदि हम आर्थिक विकास की बात करें या आधुनिकीकरण की बात करें, जिससे हम विकास सोचते हैं कई बार, तो उसमें क्या आता है? उसमें आते हैं आधुनिक संस्थाएं, बांधों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, आधुनिक सड़कें, आधुनिक संचार साधन, ऐसी इस तरह की योजनाएं बनाना, बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीबी उन्मूलन आदि आदि। इस प्रकार की योजनाएं जो होती हैं, इससे पूरे समाज का विकास नहीं होता। समाज के उसी तबके का विकास होता है जिस तबके का इस योजना से संबंध है, ताल्लुक है। बाकी उससे अछूते रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, यदि इसे स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो समाज के कुछ हिस्से को ही इसका लाभ मिलता है, उसी का विकास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में जो भौतिकवादी युग है, भौतिकवादी, आध्यात्मवादी बनाम भौतिकवादी, ऐसा युग जिसमें हम अपने इस जन्म में सुख सुविधाओं की ज़्यादा चिंता करते हैं। जब तक हम हैं इस धरती पर तब तक की अपनी सुख सुविधाओं की हम ज़्यादा चिंता करते हैं। ऐसा विचार भौतिकवादी विचार कहलाता है। और वर्तमान में अधिकतर दुनिया के समाज भौतिकवादी है।
इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास ही है, इसीलिए क्योंकि हम इस धरती में अपने अस्तित्व, अपने विकास की चिंता करते हैं और हमारे विकास से हमारा तात्पर्य है आर्थिक विकास से। आज आर्थिक विकास मुख्य मुद्दा बन गया है। भौतिकवाद के आधार पर यदि हम बात करें तो दो धारणाएं हैं। एक तो है पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है। पूंजीवादी विचारधारा बनाम साम्यवादी विचारधारा, अर्थात पूंजीवादी विचारधारा वो जहां सरकार का हस्तक्षेप आपके जीवन में कम से कम हो। साम्यवादी विचारधारा वो जिसे वामपंथी विचारधारा कहते हैं, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वह गरीब तबके के लिए सतत रूप से कार्य करते रहे, अधिकतम निर्णय उनके पक्ष में लें। सोवियत संघ आपने सुना होगा, जिसे पूर्व में USSR कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1990-91 में आपने पढ़ा होगा इसका विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा। वर्तमान में सोवियत संघ 1990 में जब सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश निर्मित हुए उसी क्षेत्र से, जैसे रूस, बेलारूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि आदि। आप देख सकते हैं 15। आज जो लड़ाई है, जो विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर रख दी है, वह लड़ाई पूर्वकालीन सोवियत संघ नाम के देश के दो हिस्सों के बीच में है, रूस बनाम यूक्रेन। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ जब टूटा तो ये साबित हो गया कि साम्यवादी विचारधारा उचित नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे अंतर विरोध हैं, बहुत विरोधाभास है। साम्यवादी विचारधारा में सरकार का हस्तक्षेप सतत रूप से अपेक्षित है, लेकिन बहुत सारे विरोध हैं और इन्हीं विरोधाभासियों के कारण, अंतर विरोध के कारण ही तो सोवियत संघ टूटा, 15 हिस्सों में टूटा। उसके साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा का क्या हुआ? पूंजीवादी विचारधारा जिसमें सरकार के हस्तक्षेप की अपेक्षा न्यूनतम है, उसकी भी बहुत सारी खामियां सामने आई। पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका में है और कुछ अन्य देशों में है। उसके बारे में जो कुछ गलत धारणाएं थी वो सामने आती गईं और पूंजीवादी विचारधारा भी अपनी गलत धारणाओं के कारण अपने ही बोझ से दबे जा रही थी। साम्यवादी विचारधारा अंतर विरोधों के कारण और पूंजीवादी विचारधारा अपनी ही गलत धारणाओं के लिए, और इसलिए ये विचारधारा भी एक तरीके से समाप्त प्राय हो चली। साम्यवादी विचारधारा बहुत कम देशों में है, पूंजीवादी तो है लेकिन उस पर भी लोगों का विश्वास टूटने लगा है। और उसका कारण है क्योंकि मनुष्य को केवल एक भौतिक वस्तु मानना उचित नहीं है। मनुष्य को केवल एक भौतिक वस्तु मानना, फिजिकल बीइंग मानना पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। आज का मनुष्य केवल भौतिक प्राणी ही नहीं है, उसमें उसका मन है, बुद्धि है, आत्मा है, आदि आदि। और इन चीज़ों का ताल्लुक पूंजी से नहीं है। वो अर्थ के पीछे, अर्थ अर्थात धन के पीछे भागने वाला प्राणी नहीं है। इस शरीर के अंदर बहुत से तत्व हैं जो उस व्यक्ति को मानव बनाते हैं और उसको मानव बनाने की प्रक्रिया में पूंजी मात्र एक घटक है। लेकिन पूंजीवादी विचारधारा में, जैसा मैंने कहा, पूर्णतः भौतिकवादी विचारधारा इस जीवन के सुख की बात करती है। तो इसलिए ये जो उसकी जो सोच है पूंजीवाद में, वो सोच के खिलाफ भी काफ़ी लोगों का एक तरीके से कहना चाहिए प्रदर्शन
शुरू हुआ है, चल रहा है, और पूंजीवादी विचारधारा की सफलता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आज के मानव के भी आदर्श उच्च हैं, सोच ऊंची है, वह भी उच्च आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य भौतिक सुख से कहीं आगे जाकर आध्यात्मिक सुख चाहता है, जिसे हम आध्यात्मिक सुख कहते हैं, उसे पाना चाहता। भले ही आज की दुनिया भौतिकवादी हो गई हो, हम उसे भौतिकवादी विश्व कहते हो, लेकिन मानव की आधारभूत सोच आध्यात्मिक सुख की ओर ही है। हजारों वर्षों की गुलामी, विदेशी आक्रमण, साम्राज्यवाद का प्रभाव, इस सब ने हमारे जो आध्यात्मिक विकास की धारणा की बजाय भौतिकवादी धारणा को ज़्यादा जोर दे दिया। ये जो इतने वर्षों से जो हम सतत रूप से विदेशी आक्रमणों को झेल रहे थे और उनके कारणों को समझ रहे थे, तो हमको लगने लगा कि पूरा जो विश्व है या जो आक्रमणकारी हैं, ये धन संपत्ति के लिए ही तो हमले कर रहे हैं, और इसलिए भौतिकवादी सुख इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मवादी सुख की तुलना में। और इसी का असर ये हुआ कि हमारे यहाँ भी भौतिकवादी सुख को एक दौर में ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और इसीलिए जब हम भारत के विकास मॉडल की बात करते हैं, तो उसमें हम भौतिकवादी पहलू, उसके साथ साथ आध्यात्मवादी पहलू का भी जिक्र करते हैं। भारत के विकास मॉडल में हमने आध्यात्मवाद पहलू को अकेले नहीं लिया है, और न ही हमने भौतिकवाद के पहलू को लिया हो और आध्यात्मवाद को छोड़ दिया हो। हमने दोनों पहलुओं का एक जुडिशियस मिश्रण, ऐसा मॉडल हमने अपने सामने रखा है। विकास के मॉडल की बात करें तो पहला विकास का मॉडल है उदारवादी लोकतांत्रिक विकास मॉडल। ये पूंजीवादी देशों में का मॉडल है। दूसरी भाषा में उसे कहते हैं लोकतांत्रिक उदारवादी मॉडल, अर्थात लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल। ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा है, पश्चिमी यूरोप, अमेरिका आदि में, जहाँ उदारवादी लोकतंत्र विद्यमान है। साम्यवाद का जब पतन हुआ रूस में, तो उदारवादी लोकतंत्र ज़्यादा फैला। साम्यवाद का हम पतन एक तरीके से सोवियत संघ के विघटन के साथ ही मान लेते हैं। यद्यपि अभी भी कुछ देश है जहां साम्यवाद है, जैसे चीन, वियतनाम, कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया आदि आदि। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया को ऐसा लगा मानो अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा है, जो भौतिकवादी विचारधारा है, वो एक सफल मॉडल है। उदारवादी लोकतंत्र का वो एक सफल मॉडल है। और इसलिए जितने भी नए देश आ रहे थे, जिन्हें हम विकासशील देश कह सकते हैं, नव स्वतंत्र देश कह सकते हैं, वहाँ पर इस विचारधारा को बड़ी सरलता से अपनाया जाने लगा। और ये विचारधारा, उदारवादी लोकतंत्र, इन विकासशील देशों में एक बड़ी ताकत बन चुका था। उदारवादी विचारक जो थे, वो मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी की बात तो स्वीकार करते थे, किंतु साथ ही साथ निजी संपत्ति की भी बात करते थे। साम्यवाद में जहां मजदूरों की ही लगातार पैरवी की जाती थी, गरीब तबके की ही लगातार पैरवी की जाती थी, निजी संपत्ति वहां पे कतई बर्दाश्त नहीं थी। पूंजीवादी विचारधारा में या उदारवादी लोकतंत्र विचारधारा में मजदूरों को पर्याप्त तनख्वाह, पर्याप्त रोजगार, पर्याप्त सुविधाएं देने की बात तो थी, मजदूरी देने की बात थी, लेकिन निजी संपत्ति पर भी
इनका बड़ा जोर था, उस पर भी उनका बल था। उनका मानना था कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाज़ार की शक्तियों के द्वारा चली जाती हैं, चलनी चाहिए। ये बाज़ार की शक्तियाँ क्या हैं, इसे आप अर्थशास्त्र में समझ गए होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि 11वीं 12वीं में बाजारिक शक्तियाँ, मार्केट फोर्सेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं। तो बाज़ार की शक्तियों से चलना चाहिए, ऐसा पूंजीवादियों का मानना है। वे उत्पादन यानी प्रोडक्शन और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर किसका नियंत्रण? जनता का नियंत्रण चाहते हैं, सरकार का कोई नहीं। वे बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि कितना प्रोडक्शन हो ये सरकार तय करे। वे बिल्कुल खिलाफ हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, भूमि, श्रम की कीमत साम्यवाद में सरकार तय करती है, लेकिन पूंजीवाद में व्यापारी स्वतंत्र है, श्रम करने वाला स्वतंत्र है या उत्पादन करने वाला स्वतंत्र है। वो श्रम की जो कीमत लेना चाहे मार्केट में उस कीमत पर बोली लगा सकता है। फैक्ट्री, परिवहन, संचार, बैंक, इन सब पर पूंजीवादियों का कहना था किसी तरह के सरकारी नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है और ये सब जनता पर, व्यापारियों पर छोड़ देना चाहिए, पूंजीपतियों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लिबरल या उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम, लोकतांत्रिक उदारवादी मॉडल में बाजार की शक्तियों का बल और लोकतांत्रिक रोल मॉडल में किसी भी तरह की राष्ट्रीयकरण की खिलाफत, नेशनलाइजेशन का विरोध, सरकारीकरण का विरोध, ये मुख्य होता है। लेकिन अधिकांश जो उदारवादी राज्य जो हैं, इन्होंने उदारवादी लोकतंत्र तो अपनाया है, लेकिन इसके अपनाने के बाद भी इस बात का सदैव ध्यान रखा है कि यह लोकतंत्र कल्याणकारी हो। दूसरे शब्दों में, कल्याण की भावना को समाहित करते हुए उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल आज सामने आया हुआ है। अर्थात इनका कहना यह है, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक उदारवादी, उदारपंथी लोगों का, कि निजी संपत्ति हो, सरकारी नियंत्रण न्यूनतम हो, मार्केट फोर्सेस काम करें, आदि आदि, लेकिन मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी मिले, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अक्षमता आदि की स्थिति में सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस हद तक, इस सीमा तक उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल कल्याणकारी है। अब दूसरा क्या है? साम्यवादी मॉडल के क्या मायने हैं? साम्यवादी विकास मॉडल, जैसा मैंने पूर्व में बार बार बताया है, उदारवादी का ठीक विपरीत है। ठीक विपरीत, सरकारी नियंत्रण के मामले में, अपनी प्राथमिकताओं के मामले में। और ये साम्यवादी या वामपंथी मॉडल जो है, वो उसका जो रोल मॉडल था वो सोवियत संघ था, जो 1990-1991 में टूट गया। सोवियत संघ और उसके जो पश्चिम में जो पड़ोसी राष्ट्र थे, जो सोवियत खेमे के अंग थे, वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू थी। यानी आप देख सकते हैं, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और थोड़ा दूर जाएं तो क्यूबा, जो अमेरिका के निकट है। ऐसे ही मैंने आपको बताया उत्तर वियतनाम, उत्तरी कोरिया और तो और चीन। ये साम्यवादी मॉडल के, विकास के साम्यवादी मॉडल के एक तरीके से पोषक हैं।
इन देशों में ये अस्तित्व में आया। यहाँ सरकार का नियंत्रण पूर्णतः है आर्थिक संसाधनों पर, और यदि संसाधनों पर नियंत्रण है तो इसका मतलब उत्पादन पर भी नियंत्रण है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर राज्य का नियंत्रण, राज्य का स्वामित्व। अर्थव्यवस्था केंद्रित या केंद्रीय अर्थव्यवस्था होगी, अर्थात इन सब संसाधनों के दोहन, उत्पादन और उनके उपयोग का निर्णय केंद्र लेगा, निजी हाथों में नहीं रहेगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में निर्णय ले सकते हैं, कितना उत्पादन करें, कितना बेचें, क्या कीमत रखें, पर साम्यवादी व्यवस्था में सब केंद्रित रहेगा। साम्यवादी या समाजवादी, इसे हम समाजवादी व्यवस्था भी कहते हैं, इसे हम वामपंथी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जो मूल बिंदु हैं वो क्या क्या हैं? पहली बात, सभी आर्थिक संसाधनों, जैसा मैंने कहा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे, बैंक, इन सब पे सरकार का पूरा नियंत्रण और स्वामित्व। दूसरा, सारी योजनाएं जो बनेंगी इनके उपयोग की, इनके उपभोग की, वो सब केंद्रीय होंगी। एक जगह से इनके उपयोग, उपभोग आदि को लेकर आदेश निकलेंगे। तीसरा, भारी उद्योग पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, छोटे छोटे उद्योगों पर नहीं। हैवी इंडस्ट्रीज इनकी प्राथमिकता है। चौथा, मुक्त बाजार, फ्री मार्केट नहीं, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते किसी तरह के फ्री मार्केट को। इनका कहना होता है मार्केट जो है, बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, वह व्यक्तियों पर नहीं छोड़ी जा सकती, सरकार पर उसका पूरा नियंत्रण हो। दूसरे शब्दों में इनकी चौथी विशेषता है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का अभाव, क्योंकि सभी आर्थिक निर्णय, सभी योजनाएं सरकार के नौकरशाहों द्वारा ली जाती है, सरकारी तंत्र द्वारा ली जाती हैं, सरकार द्वारा ली जाती हैं। साम्यवादी क्रांति जो रूस में हुई, चीन में हुई और कुछ अन्य देशों पर हुई, यहाँ पे जनता के जीवन पर इस क्रांति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। रूस में 1917 सोवियत संघ में पहला जो साम्यवादी उदाहरण जो मिलता है, साम्यवादी विचारधारा को देश में लागू करने का विकास मॉडल का पहला उदाहरण हमें सोवियत संघ में 1917 में मिलता है। और उसके बाद 1949 में चीन, जहां साम्यवादी विचारधारा 1903 में माओ जेडोंग द्वारा लागू की गई, 1917 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा लागू की गई। और इन दो तीन उदाहरणों से देखा गया कि जनता पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, किंतु उनकी जो प्रगति थी निश्चित रूप से पश्चिमी देशों के लोगों की प्रगति की तुलना में काफ़ी कम थी, काफ़ी पिछड़ी थी, ये दिखने में आया। अर्थात जनता के जीवन पर इसका प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा जैसा कि पश्चिमी देशों में, जहाँ पर उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ पर जनता को प्रभावित किया, वैसा यहाँ नहीं हुआ और ये पिछड़ गया। इसके अतिरिक्त इन देशों में जनता की जो स्वतंत्रता थी नागरिक के नाते, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, यहाँ पर बहुत सारे बंधन थे। ये जो अधिकार थे, बोलने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इस पे काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए सरकार के द्वारा। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी यूरोप के जो बहुत सारे देशों का मैंने नाम लिया, सन 1989 में सोवियत विघटन के कुछ समय पहले ही यहाँ पर ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी ये टूटी और एक दल का जो शासन चल रहा था सभी जगह, जो साम्यवादी दल का, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, वो टूटा।
साम्यवादी व्यवस्था से छुटकारा मिला इनको 1989 में, और इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है, मुक्त बाजार शुरू होता है, और 1991 में रूस टूट जाता है। वहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था को लेकर गहरा विरोध होता है, विघटित होता है रूस, और 15 हिस्सों में टूटता है। उसमें मात्र रूस ही एकमात्र साम्यवादी देश बचता है, बाकी जो हैं वे सब उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मुड़ चलते हैं। चीन जो आज भी साम्यवादी देश होने की बात करता है, राजनीतिक रूप से वो तो साम्यवादी व्यवस्था को ले चल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था पे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। दुनिया में आप देखेंगे, भारत में भी देखें कि चीन का उत्पादन का कितना प्रभाव भारतीय बाज़ारों में है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। और ये सब क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि चीन खुली बाजार व्यवस्था में विश्वास कर रहा है, जबकि उसकी राजनीतिक प्रणाली जो है वो साम्यवादी प्रणाली है। ये एक और अलग विकास का मॉडल है। वहाँ एक एक करके लगभग जो सभी उद्योग हैं चीन में, वो निजी उद्योगों के रूप में बदले जा रहे हैं। सरकार अपना नियंत्रण इन उद्योगों पे धीरे धीरे कम करती जा रही है। तो इस बात से स्पष्ट है कि साम्यवादी व्यवस्था आज विश्व में लगभग नकारी जा चुकी है। उदारवादी व्यवस्था वो अपने ही दबाव में घुटन महसूस कर रही है, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी बुराई यह है कि जिसके पास धन है वह विकसित होता है, वह आगे बढ़ता है। अमीर जो है वो अमीर होता चला जाता है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो नीचे के तबके के लोग हैं वो और दरिद्र होते चले जाते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था की बहुत बड़ी बुराई है। तो अब भारत के परिप्रेक्ष्य में एक समस्या थी, कौन सा मॉडल लिया जाए। तो हम निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ हम इस तरह चार्ट से संक्षिप्त में देख सकते हैं, जिसे मैंने विस्तार से आपको बताया है। विकास के दो जाने माने मॉडल, पहला पूंजीवादी मॉडल, दूसरा साम्यवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में हम यदि जाते हैं तो विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे, विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे। समाजवादी मॉडल या साम्यवादी मॉडल में निजी संपत्ति समाप्त, पहली बात, और दूसरी बात हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण। ये दोनों बातें एक जगह आके जुड़ती हैं, और वो है कि दो मॉडल के मिले जुले रूप को भारत ने अपनाया। इसके कुछ बिंदु को और इसके कुछ बिंदु को लेकर भारत ने जो मॉडल अपनाया वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो संक्षिप्त में आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं।